हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है ग्रेविटेशन के सेकेंड एपिसोड में। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने लास्ट एपिसोड में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी थी कि कुछ थ्योरीज थे ग्रेविटी के बारे में जो कि एंशिएंट टाइम से चले आ रहे थे रिसेंट टाइम तक। उसके बाद हमने देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने देखा था न्यूटन ने ये बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस का प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये होता है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या था वैसे? तो ये था स्टेटमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ बाय न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। और इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और जब उसको फिर हमने कांस्टेंट लेकर आया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। अब ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में और इसकी वैल्यू कितनी थी। यहाँ पर देखो हमने उसकी वैल्यू भी लिखी थी, है ना। जी की वैल्यू कितनी थी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये वाली वैल्यू थी और ये वैल्यू को आपने भूलना नहीं है, ये वैल्यू को याद रखना है। उसके बाद हमने जो है इसका वेक्टर फॉर्म देखा था और वेक्टर फॉर्म था इसका फोर्स इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वैक्टर आर। और ये यूनिट वैक्टर जो होता है ये होता है जिस मास से फोर्स लग रहा है वहाँ से जिस मास पर फोर्स लग रहा है वहाँ तक, या फिर जो है तो आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दो तरीके लिखने के सिखाए थे। यहाँ पर देखो फोर्स ऑन 1/2 उसको F12 बोलते हैं और फोर्स ऑन 2/1 इसको F21 बोलते हैं। तो R12 का मतलब होता है कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 to 2 और R21 का मीनिंग होता है यूनिट वेक्टर फ्रॉम 2 to 1। और यही एक ट्रिकी पार्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। स्टेट बोर्ड के अंदर ये पहले आता था, अभी क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर ये 12th का पार्ट नहीं है इसलिए स्टेट बोर्ड में तो ये नहीं आएगा। आपको इसको याद रखने की एज अ सच पूरा डेरिवेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है नीट के लिए, ठीक है। तो F12 के लिए हमने लिखा था R12, यानी कि क्या होता है F12 मतलब फोर्स ऑन 1/2, दूसरा मास पहले वाले पर फोर्स लगा रहा है। तो पहला वाला जो मास है उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसके इन्फ्लुएंस में, तो 1 से 2 तक उसका डायरेक्शन होगा, है ना। ये होगा डायरेक्शन क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस है इसलिए ऐसा लिखा था। फिर हमने उसको R12 और R21 को माइनस साइन के साथ जब लिखा तो हमारे पास में ये इक्वेशन है। ये आपको अक्सर बुक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अक्सर बुक्स में आपको ये देखने को मिलता है, ये वाले रिलेशन F12 और यहाँ पे होता है R21 और यहाँ पे होता है माइनस सिग्नेचर इसका, ठीक है। तो ये माइनस साइन लगा देना है यहाँ पर। नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ये भी हमने देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर हम वेक्टर को यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखे तो इस तरह होता है। तो फिर हमने जब इक्वेशन लिखा तो F12 इज इक्वल्स टू माइनस GM1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। R21 अगर यूनिट वेक्टर को बदल कर आपने वेक्टर लेके आया तो उसका मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा R3, ठीक है ना। ऐसे होगा था। ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद में कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स थे यहाँ पर ग्रेविटेशन के बारे में, हमने वो सारे पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं इस बात को। देखो द फॉर्मूला F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कैन ओनली बी अप्लाइड अंडर फॉलोइंग 3 कंडीशंस, ठीक है। कुछ कंडीशन होती है जब ही ये फॉर्मूला लग पाता है, नहीं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। पहली कंडीशन हमारे पास में होगी कि हम निकाल रहे होंगे फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस, ठीक है ना। अगर हमारे पास में 2 पॉइंट मासेस है और हम उनके बीच में अगर फोर्स निकाल रहे हैं तब तो ये फॉर्मूला चलता है। ये एक पॉइंट मास है, इसको मैंने बोला m1, और ये एक पॉइंट मास है, इसको मैंने कहा m2, और इसके बीच में हम यहाँ पर फोर्स F12 और F21 अगर देख रहे हैं तो ये वाला हम फोर्स निकाल सकते हैं इनके बीच में। और इनके बीच की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी होगी ये R है समझ लो, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी है वो R है अगर, तो पॉइंट मासेस के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये है हमारे पास में, तो सेकंड पॉइंट है टू फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 स्फेरिकल बॉडीज। अगर तो स्फेरिकल बॉडीज है तो हम क्या करते हैं, मास इज सपोज टू बी, इसके अंदर क्या माना जाता है, मास इज
supposed to be concentrated at center of mass, at center। तो हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि सारा के सारा जो मास है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और तीसरी कंडीशन होगी, और यह है थर्ड कंडीशन, कि फाइंडिंग द फोर्स बिटवीन स्फेरिकल बॉडी एंड अ पॉइंट मास। ठीक है, एक पॉइंट मास है और एक स्फेरिकल बॉडी है, अगर ये पॉइंट मास होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका m1 और ये हो जाएगा आपका m2। ये दोनों के बीच में अगर आपको निकालना है इस ग्रेविटेशन का फोर्स, निकालने के लिए आप जो है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब ये दो केस में कर लिया है, तो कौन से केस में नहीं कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है ना, आप कौन से केस में नहीं कर सकते हैं, तो हमारे को देखो, या फिर ऐसा केस जिसके अंदर में थोड़ी सी हमको चेंज लाना पड़ेगा, तो वो क्या है केस, देखो बट आप समझो केस ऐसा आ जाता है, टू फाइंड अ फोर्स बिटवीन अ पॉइंट मास एंड अ रॉड। ठीक है, ये एक पॉइंट मास है और ये एक रॉड है। ये रॉड का टोटल जो मास है, मैं बोल देता हूँ कि टोटल मास ये रॉड का ले लो कैपिटल M। ठीक है, इसको बोल देंगे मास ऑफ रॉड। ठीक है, ये हो गया रॉड का मास। अब ये दोनों के बीच में अगर ग्रेविटेशन का फोर्स निकालना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको बोलेंगे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर में ये सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r ले लेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे G कैपिटल M, यानी कि ये फॉर्मूला अगर आपने लगा दिया G कैपिटल M छोटू m अपॉन ये वाला डिस्टेंस r का स्क्वायर। ठीक है ना, ये अगर फोर्स हो गया, आपने ऐसा कहा, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह से नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखो सोचो ज़रा, हमको ये पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो मास है ये हमारे इस पॉइंट मास से, यानी कि अगर मैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ यहाँ पर मास को, तो वो इस मास से जो है इसका डिस्टेंस कम है। ठीक है ना, r इज़ लेस। और अगर आप इस पॉइंट से देखेंगे इसका डिस्टेंस, यानी पॉइंट मास का, क्योंकि अल्टीमेटली हमको निकालना है पॉइंट मास के साथ में हमारा रिलेशन, तो हम ये वाले के साथ में देखेंगे तो इसका रिलेशन कैसा है, r का ज़्यादा है। तो अगर हम लिखते हैं कि इफ़ r इज़ लेस तो फोर्स इज़ मोर, बस यही तो फ़र्क है हमारा। और r इज़ मोर तो फोर्स इज़ लेस, ऐसे होता है। ठीक है, उस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि एक रॉड जो होती है, वो रॉड के साथ में आप डायरेक्ट जो है इस तरह का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, F इज ऑल्सो GMM अपॉन r स्क्वायर नहीं निकाल सकते, बल्कि आपको लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन। और इसके अंदर में हम कह सकते हैं कि सिंगल इंटीग्रेशन ज़रूर यूज़ होगा, सिंगल इंटीग्रेशन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, सिंगल इंटीग्रेशन यूज़ है हमको। इस सिंगल इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल लेता हूँ ना इसके ऊपर में, तो अभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर में सिंपली अगर देखा जाए तो ये वाली वैल्यू करेक्ट नहीं होती है, GMM अपॉन r स्क्वायर इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट देखो, तो अब अगर अपने पास में दो रॉड हो जाते हैं, जिसमें से m1 इसका मास है, L1 इसकी लेंथ है, m2 इसका मास है, L2 इसकी लेंथ है। अगर दो मासेस हो जाते हैं तो इन दोनों के ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकालेंगे हम, तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि डबल इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड है, डबल इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, देखो ज़रा, तो हमने देखा कि अगर दो फोर्सेस बिटवीन टू रॉड्स निकालने का है, ठीक है, तो उसके बीच में आपको क्या करना पड़ा, डबल इंटीग्रेशन करना पड़ा, क्योंकि इसके मास का आप एक छोटा सा टुकड़ा लेकर, ठीक है, उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर इसकी L1 लेंथ तक, और दूसरा इसके मास का जो है एक छोटा सा पीस लेकर उसको 0 से लेकर L2 लेंथ तक जो है तो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम। तो इस तरह डबल इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, बात देखो, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल नीट में कभी नहीं आएंगे। ठीक है, नीट और मेंस में भी नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये JE के अंदर में मेंस ऐड के ऊपर एडवांस में शायद हो सकता है, लेकिन मेंस तक भी तो नए क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो नीट तो हमारा बिल्कुल डेफिनेटली ये कभी नहीं आएगा ये पॉइंट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा नीट CET में। तो 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड वेक्टोरिकली। ठीक है, अब ये पॉइंट को समझते हैं कि उसने कहा कि अगर एक ही बॉडी के ऊपर में मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, एक ही बॉडी है और उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, जैसे कि इस तरह अगर हमारे पास में एक फोर्स है ना, यहाँ पर ये वाला जो सेंटर वाला जो मास है हमारा, उसको ले लो
m0, ठीक। और इधर वाला मास जो है इसको ले लो m1, ये हो गया m2, दिस इज़ m3, दिस इज़ m4, और ये सबके तरफ से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इधर से लग रहा है, एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से फोर्स सबकी तरफ लग जाएगा, और फोर्स अगर लगता है तो हम उस फोर्स को क्या नाम देंगे, देखो ज़रा, इस फोर्स को ये लिखता हूँ, ये है मास 1 के साथ में m0 का, तो हम इसको लिखेंगे कि m1 जो है m0 को अपनी तरफ बुला रहा है, तो उसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन m0 ड्यू टू 1, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा फर्स्ट की वजह से। इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 2, इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 3, इसको लिखा जाएगा फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 4, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे चारों फोर्सेस, ये फोर्सेस उसको अपनी तरफ बुला रहे हैं, ओके। अगर वो उसको अपनी तरफ बुला रहे हैं तो फिर उसको लिखेंगे कैसा, देखो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, तो इसको लिखा जाएगा नेट फोर्स, इट इज़ इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, Fn तक अगर है आपके पास तो Fn तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इसको बोला जाता है, और इसको वेक्ट्रिकली ऐड किया जाता है इस तरह से, वेक्ट्रिकली, ये देखो वेक्ट्रिकली लिखा अपन ने, उसको वेक्ट्रिकली ऐड किया जाता है, इसको सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखना है हमको और कुछ और पॉइंट भी समझना है। देखो शेल थ्योरम की हमने कल बात की थी, एक पॉइंट में आया था कि शेल थ्योरम कुछ होता है। व्हाट इज शेल थ्योरम? ये थ्योरम के अनुसार इफ़ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल और अ स्फीयर, ठीक है, एक स्फीयर हो या स्फेरिकल शेल हो, उसके बाहर अगर एक पॉइंट मास सिचुएटेड करता है, ये जो स्फीयर और शेल होना चाहिए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का होना चाहिए, यानी कि इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म होना चाहिए। द शेल और स्फीयर अट्रैक्ट्स द पॉइंट मास एज इफ द होल मास ऑफ द शेल और स्फीयर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, एट इट्स सेंटर, यानी कि ऐसे अब ये जो है तो इसको एक्ट ऐसे करता है कि जैसे इसका पूरा मास यहाँ सिचुएट करता है, ये इसका पूरा मास यहाँ सिचुएटेड है और ये मास हो जाएगा इसका m समझ लो, और वो दोनों के बीच में हो जाएगा यहाँ पे अट्रैक्शन, और ये यहाँ पे r डिस्टेंस बोला जाएगा इसको। तो ऐसा हो जाता है, ये ऐसे एक्ट करता है कि समझ लो मास जो है तो सिचुएट कर रहा है एज अ सेंटर, एट द सेंटर पर। तो इसको सेंटर ऑफ मास वाला थ्योरम बोला जाता है कि सेंटर ऑफ मास से ही अट्रैक्शन होता है दोनों वाले पॉइंट का। एक न्यूमेरिकल में आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और पॉइंट देखो, और दूसरा पॉइंट ये बोला गया है कि अगर आपके पास में एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ऐसे एक स्फेरिकल शेल है और एक पॉइंट मास जो है ना उसके अंदर कहीं तो सिचुएट कर रहा है, ठीक है, ये है एक पॉइंट मास, ऐसे हुआ। तो अगर ये पॉइंट मास यहाँ पे सिचुएट कर रहा है तो इसके ऊपर में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटी का फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, सोचो ज़रा। तो ऐसा इसलिए होगा कि हमारे स्फीयर के मास कैपिटल M से, ठीक है, कैपिटल M के द्वारा अगर वो बाहर होता तो उसको फोर्स लगाया जाता, उसको ग्रेविटेशन से उसका फोर्स कुछ तो लिखा जा सकता था, लेकिन क्योंकि ये अंदर है तो अंदर होता क्या है, देखो ये कैपिटल M इसका मास हो गया टोटल। अंदर क्या होता है कि आगे जाने के बाद हमको नेक्स्ट हमारे इस चैप्टर के अंदर आगे एक पॉइंट आपको और पता चलेगा कि यहाँ पर ऐसे दो सेक्शन बन जाते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन और यहाँ नीचे वाले सेक्शन। नीचे वाले सारे वाले सेक्शन के छोटे 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 मासेस जो होते हैं, ठीक है, ऐसे ये क्या करते हैं, इसको अपनी तरफ बुलाते रहते हैं, इधर 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 ऐसा बुलाते हैं। और ये वाले पार्ट्स जो है इधर के छोटे छोटे मासेस वो इसको अपनी तरफ बुलाते रहते हैं, और ये सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, नेट फोर्स यहाँ क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अभी इस पॉइंट को सिर्फ याद रख लो, आपको ये पॉइंट भी क्लियर होने वाला है क्योंकि मैं इसको इतनी डेप्थ में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, पहला तो फीचर यही होगा अपना कि दिस फोर्स Fg है ना, Fg ऐसे रहने दो बस, Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो क्या हो जाएगा, दैट इज इफ अगर r इंक्रीज हो रहा है, r को अगर मैंने ऐसा लिखा कि r इंक्रीज होता है तो फोर्स जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है ना, ये तो एकदम क्लियर कट बात है, ये तो बस समझ में आती है हमको। आपको इस ग्राफ के साथ वो बात को याद रखनी चाहिए कि मतलब ये जो होगा फोर्स होगा समझ लो, और ये डिस्टेंस r के साथ में इस तरह का इन्वर्स रिलेशन रखता है, तो f इज़ इन्वर्स रिलेटेड एज r का स्क्वायर। ठीक है, देखो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स इज ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एन एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन पेयर का मीनिंग क्या होगा कि अगर समझ लो हम यहाँ पर बताते हैं कि हियर इज़ द सन, ओके, और हियर इज़ द अर्थ, ऐसे मान लिया जाए, ऐसे अर्थ है और ये अर्थ जो है ना ऐसे ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगा रही है। ठीक है, ऐसे मान लिया हमने, समझ लो इस तरह मान लिया। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट द एक्शन रिएक्शन पेयर। और वो एक्शन रिएक्शन पेयर कैसे बनेगा, जैसे कि हमारे पास में हम ये ले लेते हैं कि समझ लो ये है हमारे पास में सूरज, है ना, और ये हमारी है अर्थ। ठीक है, मान लो तो क्या होगा कि सूरज हमारी अर्थ पर कितना फोर्स लगा रहा है, अगर मैं उसको लिखूंगा तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल G। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मास ऑफ सन, उसके बाद आ जाएगा मास ऑफ अर्थ, उसके बाद में आ जाएगा उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा। तो ये जो है ये फोर्स है, ये फोर्स है जो कि सन अर्थ पर लगा रहा है और अर्थ सन पर लगा रही है, दोनों भी एक दूसरे पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाया है ये डायरेक्शन है हमारे के सन जो है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन अर्थ, क्या लिखेंगे हम इसको, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ, है ना, दोनों को लिख देंगे और दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन सन ड्यू टू अर्थ इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो हमने फॉर्मूला पहले बनाया था बस वही वाला है ये वाला फॉर्मूला, और क्या है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म के अंदर में लिखा हुआ है, बस ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट एक्शन रिएक्शन पेयर, और वो एक्शन रिएक्शन पेयर इस तरह से है। ये वाला पॉइंट अगर आपको समझा है तो इसके अंदर में आपको ऐसे नहीं होता है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। अब जब निकालना होगा आपको तो फोर्स एक ही होगा, तो फिर फोर्स अगर एक ही होगा तो मासेस के बदलने से एक्सेलरेशन बदलेगा, है कि नहीं। ठीक है ना, मासेस के बदलने से एक्सेलरेशन बदलेगा, क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला क्या हो जाता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। अगर आप देखते हो कि फोर्स तो सेम है तो मास और एक्सेलरेशन क्या हुए, फिर मास और एक्सेलरेशन इनवर्स रिलेटेड हो गए, यानी कि जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, मैं ये एक पॉइंट में और एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन तब तक ये वाला पॉइंट देखते हैं। चलो नेक्स्ट, द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन इज गिवन बाय, यानी कि आपको पता है ना टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है कि ये आपका अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, और यहाँ पर एक अगर फोर्स लग रहा है F, तो क्या हो जाता है, टॉर्क का फॉर्मूला अबाउट दिस एक्सिस क्या लिखते हैं अपन, टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं r क्रॉस f, है ना, ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है r क्रॉस f। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास में r है और f है, f की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, f की वैल्यू है माइनस ऑफ gm। अच्छा, ये मास किसको लिखेंगे, तो ये लिखेंगे मास ऑफ सन, फिर लिखेंगे मास ऑफ अर्थ, है ना, ऐसा लिख दिया मास ऑफ अर्थ, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उन दोनों के बीच का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है उसको, है ना, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का स्क्वायर इनटू एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो हमकी डायरेक्शन की हमारे जो तो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, है ना, वो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। ये आ गया अपने पास, तो इस तरह से लिख दिया मैंने इसको, और ये होता है 0, ये हो जाता है 0। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है ना पूरा, और ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो अगर आप देखेंगे कि हम ये वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं, देखो एज वेक्टर आर को लिखा जाता है आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर का यूनिट वेक्टर, है ना, आर का मैग्नीट्यूड इंटू आर का यूनिट वेक्टर। उसके बीच में मैं क्रॉस नहीं देता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसा, आर और ये आर का मैग्नीट्यूड और ये उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। जब मैं ये आर को उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर लिखूंगा, और मुझे ये पता है कि आर एक यूनिट वेक्टर इसका है, एक यूनिट वेक्टर इसके अंदर है, ठीक है ना, तो दोनों है, तो आर क्रॉस आर जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है ना।
जो दो सेम वेक्टर होते हैं उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो फिर ये पूरा फोर्स क्या होगा, ये पूरा टॉर्क क्या होगा, सॉरी ये पूरा टॉर्क क्या होगा, ये पूरा टॉर्क जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, पूरा टॉर्क जीरो का मतलब क्या है, ओहो हो, आप अभी रोटेशनल मोशन पढ़कर आए। अगर रोटेशनल मोशन आपने पढ़ा है तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि टॉर्क जो है ये अगर हम लिखते हैं dl/dt के फॉर्म में, है ना, dl/dt के फॉर्म में, और हमने इसको अगर बता दिया जीरो, अगर हमने टॉर्क को लिखा dl/dt के फॉर्म में और बता दिया जीरो, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड ऐसा लिखा जाता है कि क्योंकि L यहाँ पे जो है आपका एक कांस्टेंट है, एज L इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम अगर आपका कांस्टेंट रहता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आया मतलब, ठीक है ना। तो हमने टॉर्क का रिलेशन से यहाँ से पता कर लिया कि एंगुलर मोमेंटम जो है तो कंजर्वेशन कैसे होता है, और यही हम केप्लर्स लॉ के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, तो देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल प्लैनेट्स अबाउट दिस सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यही लीड करता है हमारे केप्लर सेकंड लॉ के ऊपर में कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे होता है। ये केप्लर का सेकंड लॉ आएगा तो उसके अंदर मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन यहाँ से हमारे को ये फैक्टर याद रखना है। देखो ये वाला फैक्टर कि dl/dt का जो डेरिवेटिव है, dl/dt का डेरिवेटिव जीरो हुआ, और ये जीरो किस वजह से हुआ, इस फॉर्मूले की वजह से हुआ, यानी कि टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f हुआ। यहाँ पर फोर्स कौन सा था, यहाँ पर फोर्स था आपके पास में जो फोर्स लग रहा है प्लैनेट और सन के बीच में, और ये है r के साथ में आपने उसको क्रॉस प्रोडक्ट किया तो r क्रॉस f ये आपका जीरो आया, ठीक है। इस तरह से ले सकते हैं इसको। तो कंक्लूजन क्या निकला, द एप्पल दैट इज फॉलिंग डाउन एंड द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ आर ड्यू टू द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ के द्वारा लगाया जा रहा है जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर में। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स की अभी एक्सेलरेशन चेक करते हैं अपन, ठीक है। यानी कि किस एक्सप्लेनेशन ने, एग्जाम्पल ने न्यूटन को मजबूर किया इस लॉ को डिराइव करने में। चलिए वो वाला हम देखते हैं कि रीज़न क्या था, वो उसकी कैलकुलेशन कैसी है। देखो न्यूटन्स फार्मूला बिहाइंड द सीन्स, क्या चल रहा था उसके माइंड में जब उसने एप्पल को गिरते हुए देखा, ऐसी जो कहानी उसके बारे में बोली जाती है। उसके बाद क्या हुआ, उसने ये सोचा कि अगर आपके पास में एक बॉडी है, उसने कहा कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो ओ नाम का ऑब्जेक्ट है, और आपका एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहा है विथ ऑर्बिट रेडियस r, ठीक है ना, एक ऑर्बिट रेडियस है r बोलकर, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है। तो उसने लिखा कि जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम ऐसा दे सकते हैं, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू -v² अपॉन r, है ना, -v² अपॉन या r, ये हो जाएगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो देखने की बात है कि हम उसको लिखेंगे यहाँ पर कि जो स्पीड है ना, जो स्पीड है, स्पीड v इज इक्वल्स टू, तो वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन वन टाइम पीरियड अपॉन एक टाइम पीरियड, ऐसा हो जाएगा। तो स्पीड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2πr, ठीक है ना। ये हो जाएगा, एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगा ना पूरा, एक टाइम पीरियड के अंदर एक सरकमफेरेंस कंप्लीट करेगा, और उसके बाद में नीचे उसको टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2πr अपॉन t हो गया। तो मेरा फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, देयरफॉर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, है ना, इट इज इक्वल्स टू, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v² मतलब ये इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4π का स्क्वायर r का स्क्वायर, एकदम ध्यान से देखो, और t का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका v का स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये इसका स्क्वायर करके यहाँ रखा, काय में रखा, ये वाले फॉर्मूले में, AC के फॉर्मूले में, और उसको डिवाइड किया r से, तो ये 1/r, ठीक है, उसको साइड में लिख दिया मैंने 1/r। तो क्योंकि ऊपर स्क्वायर है और ये नीचे का r है, तो r से r कैंसिल। अब ये नहीं पूछना कि सर ये आया कैसे, तो ये v का स्क्वायर किया मैंने यहाँ पर, और ये लिख दिया मैंने। AC का फॉर्मूला मेरा इस तरह से बना, r से r कैंसिल हो गया मेरे पास, और मेरे पास इक्वेशन बची -4π² r अपॉन t का स्क्वायर, है ना। ये वाली इक्वेशन बन गई मेरे पास में। अब ये जो इक्वेशन बची है मेरे पास में, तो मैंने सोचा कि इस इक्वेशन को, यानी कि मैंने सोचा मतलब न्यूटन ने सोचा उस वक्त में कि ये इक्वेशन को अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स में रख सकते हैं। यानी कि उसको पता था कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा, तो उसने बोला कि बट जो फोर्स की वैल्यू होती है वो होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे लग रहा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो उसने लगाया तो वो हो गया F इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो माइनस के साथ है, तो लिखा दी उसने माइनस के साथ में वैल्यू 4 पाई स्क्वायर, है ना, r अपॉन टी स्क्वायर। अब ये वाली तो इक्वेशन बन गई उसकी। तो ये फोर्स की जो इक्वेशन थी, उस फोर्स की इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर m इंटू, यहाँ पर देखो एक ट्विस्ट है, अब r अपॉन टी स्क्वायर। इसको साइड करो थोड़ा सा। क्यों r अपॉन टी स्क्वायर को साइड करो? क्योंकि हम अभी चलते हैं एक इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और फिर अपन ऐसे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, देखो, एज केपलर का थर्ड लॉ है, केपलर, इसलिए मैंने सिर्फ आपको बताया था वो लॉज, थर्ड लॉ अपने काम आने वाला है यहाँ पर। केपलर थर्ड लॉ क्या है? केपलर का थर्ड लॉ है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब के, है ना, आर क्यूब के, रेडियस जो होता है उसके क्यूब के। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, फिर इसको मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, है ना, ये कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं अपन, आर क्यूब बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऐसे जो भी है कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू है तो मैं इस इक्वेशन को देखो कैसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ज़रा, कि अगर यहाँ से आर स्क्वायर इसके नीचे भेज दिया जाए तो ये बन जाएगा आपका आर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर। अरे है कि नहीं, इसको आर स्क्वायर को नीचे भेज दिया। अच्छा, इतना अगर आपको नहीं भी करना है ना, तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू ले लो ना, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाय के, आर क्यूब बाय के, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू हो जाएगी। या फिर इसमें से आर की वैल्यू ले लो आप, टी स्क्वायर के अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी वैल्यू हो जाएगी। आर की वैल्यू ले लो, जो भी है आपको जैसे भी लेना है वो लो, और चलो अपने ऊपर की इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही हम इक्वेशन नंबर 1 में आए, माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर m, और r अपॉन टी स्क्वायर की जगह, r अपॉन टी स्क्वायर की जगह हमने k बाय आर स्क्वायर रख दिया, तो ये आ गया k अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो यहाँ आ गया पूरा, ठीक है। तो ये बन गई अपनी इक्वेशन। अब न्यूटन ने क्या सोचा कि अगर ये इक्वेशन बन चुकी है 4 पाई स्क्वायर m और k अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन बन चुकी है, तो उसने ये सोचा कि अगर यहाँ पर उसको फील हुआ कि अर्थ अगर अट्रैक्ट कर रही है सन को, तो सन भी तो अट्रैक्ट कर रहा होगा अर्थ को, है ना, तो दोनों भी एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करते हैं, तो न्यूटन ने क्या कर दिया, 4 पाई स्क्वायर के, जो ऊपर न्यूमरेटर में टर्म दिख रहा है ना 4 पाई स्क्वायर के, इसको उसने इक्वेट कर दिया, इक्वेटेड टू कैपिटल जी इंटू एम, ठीक है, कैपिटल जी इंटू एम, इसको साथ में इक्वेट कर दिया। वो क्यों करा, वो न्यूटन से पूछना पड़ेगा जाकर, ठीक है। तो उसको जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव्स मिले उसके साथ उसने इक्वेशन बना दिया, और उसकी इक्वेशन बन गई जी कैपिटल एम, छोटू एम तो यहाँ पर है ऑलरेडी, और नीचे आर का स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन जो है न्यूटन ने बनाकर हमारे सामने पेश कर दिया, और उसने ये इक्वेशन अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर निकाली, और ये वाला था उसका बिहाइंड द सीन जो चल रहा था कि क्या हो रहा है अगर मून भी अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ की तरफ, और एक एप्पल भी गिर रहा है अर्थ के ऊपर में, तो ये दोनों में बेसिक जो फोर्स काम कर रहा है वो ये वाला फोर्स है, और ये है हमारे न्यूटन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक क्या आपको अच्छे से समझ में आई ये बात? अच्छा, ठीक है। देखो अब एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको इसके ऊपर में, बहुत बढ़िया था। देखो, तो क्वेश्चन हमको ये दिया है कि अगर मून और एप्पल दोनों एक्सेलरेट होते हैं सेम ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा, जो हमारी धरती उन पर लगा रही है, अर्थ लगा रही है उन पर, मून एंड एप्पल एक्सेलरेटेड बाय द सेम ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, कंपेयर देयर एक्सेलरेशंस, दोनों के एक्सेलरेशन को कंपेयर करना है। तो चलो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला इसको लिखते हैं, चलो इसको लिखकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम लिखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा मैं माइनस जी कैपिटल एम, ठीक है, और ये मास ऑफ अर्थ हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे मास ऑफ एप्पल, तो मास ऑफ एप्पल को अपन लिख देंगे एम ए अपॉन रेडियस ऑफ एप्पल, तो यहाँ पे हो जाएगा रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ एप्पल नहीं, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, ये आ जाएगा उनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ले लिया आपने, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक के ले लिया। अब यहाँ पर जो है आर जो लिया गया है ये रेडियस ऑफ अर्थ लिया गया है, ठीक है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ लिया गया है, समझ लो। तो यहाँ पर कौन कौन से चीज़ें लिखी गई है देख लो ज़रा। तो ये फॉर्मूला हमने इस तरह से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हो गया मास ऑफ अर्थ
एम ए इज़ द मास ऑफ एप्पल, आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास में लिख दिया हमने। अब इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये फोर्स को मैं लेकिन ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मास ऑफ एप्पल, ठीक है ना, मास ऑफ एप्पल हो जाएगा आपका एम ए, उसको हम बोलते हैं, ऐसे लिखो या फिर आप उसको ऐसे लिखो, मास ऑफ एप्पल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, अरे है कि नहीं बात सही, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल, इट इज़ इक्वल्स टू माइनस जी एम ई इंटू एम ए अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है। ये वाली हमारी इक्वेशन हुई। इसमें से क्या हुआ देखो, इधर से मास ऑफ एप्पल कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, तो आपके पास में जो इक्वेशन बची वो इक्वेशन क्या बची, एप्पल का एक्सेलरेशन इट इज़ इक्वल्स टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली इक्वेशन बची आपकी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और यहाँ पे याद रख लो, ठीक है। आपने इस तरह से लिख दिया। ये हो गया आपके पास में केस पहला, जिसके अंदर में हमने देखा कि एप्पल को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे हम, ठीक है। अब सिमिलर केस बनेगा हमारा, और ये वाला जो केस है ना, आपको इंटरेस्टिंगली आपको याद कैसे होगा, आपने 10th में पढ़ा होगा, देखो कि ये जो एक्सेलरेशन है ना gm/r², है ना, ये जो एक्सेलरेशन होता है gm/r², इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल जी, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है। इस चैप्टर में भी आगे आएगा डिटेल में, तो पढ़ लेंगे हम इसको। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फोर्स निकालता हूँ, फोर्स ऑन मून, तो फोर्स ऑन मून का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मून का फोर्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, और यहाँ से सॉरी रेडियस तो नहीं बोल सकते उसको डायरेक्टली, यहाँ से सेंटर से मून तक का डिस्टेंस, तो हम उसको लिख देंगे r², ठीक है। ये कौन कौन है देखो, तो ये हो जाएगा मास ऑफ मून, और r इज़ द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी अर्थ, अर्थ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस समझ लो, तो ये हो जाएगा अर्थ से लेकर मून तक का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है, ऐसे हो जाता है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस हो जाता है। तो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ मून इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द मून, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी मास ऑफ अर्थ, यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये m ने m को मार दिया, और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू बची, एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज इक्वल्स टू माइनस जी m मास ऑफ अर्थ का मास, ओ भाई अर्थ का मास अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब अपने पास में 2 इक्वेशन हो गए, दोनों इक्वेशन को फिर क्या करते हो, डिवाइड कर लो। अब जैसे आप डिवाइड करते हो दोनों इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन 1/2 या 2/1, इस तरह से डिवाइड करके देख लो बस, तो आपको डिवीजन के बाद में आपके पास में इक्वेशन आने वाली है कि एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द मून, जो आपको कंपेयर करना है दोनों भी, तो ये हो जाता है आपका रेडियस, जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का, है ना, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे आ जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऐसा बोल देते हैं अपन। क्योंकि हमने जब एप्पल और अर्थ के केस में लिया तो अर्थ का रेडियस ही आएगा ना उसके बीच में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले को देखो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूले के अंदर में वैल्यूज पुट करना है। अब अगर वैल्यूज आपको पुट करनी है ना, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर अ रफ कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन के अंदर क्या कर देने का कि रेडियस ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ अर्थ और मून जो है ये 60 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ है, ऐसा पुट कर देंगे अपन, ठीक है। यानी कि एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, देखो ज़रा, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। और अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली होता है कुछ 3,85,000 किलोमीटर्स, ठीक है, 3,85,000 किलोमीटर, और प्लस अर्थ का रेडियस भी तो है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 टाइम्स होता है, ये वाले फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, अप्रॉक्सीमेट 60 टाइम्स ज़्यादा है वो, ठीक है, ऐसा रख लेंगे। अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 60 टाइम्स ज़्यादा है तो हम फॉर्मूले में क्या रख सकते हैं, देखो, एप्पल का एक्सेलरेशन अपॉन मून का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ऊपर लिखा जाएगा आपका आर, कौन था ऊपर, देखो REM था, तो REM की वैल्यू कितनी है, 60 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, है ना,
डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ लिखा जाएगा, और इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ना, ऐसा स्क्वायर ही तो है ऊपर और नीचे, तो ये होल स्क्वायर हो गया यहाँ से। तो होल स्क्वायर होने के बाद क्या हुआ यहाँ से, कैंसलेशन कैंसलेशन दोनों का, ठीक है। और 60 का स्क्वायर मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 3600 है ना, 3600। तो अपने पास में रेशो क्या आया देखो, एप्पल का एक्सेलरेशन अपॉन मून का एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3600। ये आई हमारी अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन, क्योंकि अगर आप 60 टाइम देखते हो ना, 6400 का 60 टाइम 6400, मैंने लिखा ना यहाँ पे 6400, इसका 60 टाइम देखते हो तो 3,84,000 किलोमीटर बनता है, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में ये फॉर्मूला है। अब ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक सही है, ये वाला फॉर्मूला देखो ज़रा, क्या हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा, स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या है स्पेशल केस? तो हम ये देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 27.3 डेज होता है, ठीक है, 27.3 डेज होता है, मतलब कि कैपिटल टी की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 27.3, ठीक है, और इनटू 24 घंटे का एक दिन, और ये ले लिया आपने 60 मिनट एक घंटे में और 60 सेकेंड, तो ये हो गया आपका पास में टोटल 27.3 इंटू 86400, ये हो गया टोटल सेकंड में, ये हो गया पूरा टाइम टेबल आपका, ठीक है, सॉरी टाइम पीरियड आपका, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं कि समझो डिस्टेंस, ऑर्बिटल रेडियस कितना है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून, ऑर्बिटल रेडियस यानी कि मून का जो ऑर्बिट है अराउंड दी अर्थ, यहाँ पे ये अर्थ है समझो, यहाँ पे ये मून है, और उसका जो ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का जो रेडियस है ये वाला, ये रेडियस, तो REM बोलते हैं ना उसको अपन ने, अभी थोड़ी देर पहले तो अपन ने REM बोला था उसको, तो वही है, वो कितना है ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मून इज इक्वल्स टू, ये रेडियस ऑफ मून नहीं है, रेडियस ऑफ ऑर्बिटल रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने 3,84,000 किलोमीटर। अभी इसको कंफर्म कर लिया अपन ने, बुक में देख लिया है, अप्रॉक्सीमेटली ये 384 ही होता है, 384,000 किलोमीटर, ठीक है, 3,84,000 किलोमीटर है। इस तरह से ये हो गया अपने पास में किलोमीटर्स में वैल्यू, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं, देखो ये कितना हो जाएगा, ये 3, तो ये हो गया 6, 7, 8, यानी कि 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, है ना, ये देखो 3 इसके, ये 3 जीरोज़ का 10⁻3, ये 10⁻3 6 हो गया, ये एक 7 और ये एक है, 3.84 इंटू 10⁸, ये हो गया आपका ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मून। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मून, डिस्टेंस कवर्ड बाय मून इन वन रेवोल्यूशन, एक टाइम पीरियड के अंदर में कितना होता है, तो अपन उसको बोलेंगे, उसका डिस्टेंस होता है S इज इक्वल्स टू 2πr के बराबर, 2πr के बराबर, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में 2πr के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो स्पीड कितनी होगी उसकी, ऑर्बिटल स्पीड कितनी है उसकी, तो v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन कैपिटल T, ठीक है, 2πr अपॉन कैपिटल T। तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr इज 3.84 इंटू 10⁸, और नीचे टाइम पीरियड लिखेंगे आप उसका 27.3 इंटू कितना लिखा था अपन ने, 86400, ठीक है ना, ऐसे लिखा था। तो इसकी जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है 1.02 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1020 है ना, 1020 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी आपके पास में ऑर्बिटल स्पीड। दिस इज ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून। तो ये ऑर्बिटल स्पीड मिल गई अपने को, तो उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v² अपॉन r, है ना, v² अपॉन r ऐसे करके निकाल लेंगे। तो v² अपॉन r बोले तो कितना हो जाएगा 1.02 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी है,
3.84 इंटू 10⁸ ठीक है ना, यही वाले फॉर्मूले से निकाला तो इसकी वैल्यू आती है 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं डालना है, इसलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन एकदम फास्ट करके बता रहा हूँ आपको। सिर्फ हमको वेरीफाई करना है हमारा रिजल्ट जो आया वो बिल्कुल सही है कि नहीं बोलकर। तो ये वैल्यू आई अपने पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे देखते हैं कि ऑल्सो एक्सेलरेशन ये तो मून का आ गया अपना, है ना, ये एक्सेलरेशन किसका आया, एक्सेलरेशन ऑफ द मून। ठीक है, ऐसा आ गया। और एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल किस एक्सेलरेशन से नीचे गिरता है, इट इज इक्वल्स टू ग्रेविटी की एक्सेलरेशन बोले तो 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है ना, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन हो गई, ये सेकंड का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे भाई, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू आपके पास में। अगर ये दोनों की वैल्यू है तो फिर क्या करो, ये दोनों का डिवीजन ले लो। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द मून इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 9.8 अपॉन यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.72 इंटू 10⁻³ एंड इट इज़ इक्वल टू, और अगर ये वैल्यू आप चेक करेंगे तो ये एक्सेलरेशन का जो रेशो आता है, ये रेशो आता है 3600। ठीक है ना, 3602 आता है कुछ तो, लेकिन 3600 एग्जैक्टली वैल्यू आती है। तो ओहो भाई साहब, क्या बात है, ये तो वही हुआ जो हमने निकाला एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी का लॉ परफेक्ट आया इसके अंदर में। ठीक है, ग्रेविटी का लॉ एकदम परफेक्ट आया यहाँ तक के, तो ये बात को आपने याद रखना है। ओके, ठीक है, समझ में आ रही है बात यहाँ तक के। तो ये कुछ चीज़ें थी आज जो हमने क्रिटिकल चीज़ें इसके अंदर में की पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल। अब इसके हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो देखो वही बात जो हम बता रहे थे कि अगर फोर्स इज कांस्टेंट, फोर्स अगर कांस्टेंट है देन एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है ना, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो समझ लो आपको अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अपन एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि समझो एक मास ले लो m1, समझो फॉर एग्जांपल m1 मास ले लो जो कि है 50 kg का। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ये 50 kg का। और m2 ले लो जो कि है 10 kg का। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये 10 kg का ले लो और ये 50 kg का ले लो, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस की वैल्यू ले लो 5 या 50 सेंटीमीटर ले लो, हाफ मीटर, है ना, आधा मीटर दूर रखे हुए समझो। तो क्या हो जाएगा, आपको बोला है फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ हैवी मास। जो हैवी मास है आपका, उसका इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आप यहाँ पर क्या बनाते हो, यहाँ पर आप बनाओगे कि ये 50 kg है आपका। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ में समझो, और ये आपका यहाँ पर 10 kg है। ओके, ये 10 kg है और इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है इधर, यहाँ पर इस तरफ में। ठीक है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, यानी कि 0.5 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, इस तरह से हम पिक्टोरियल व्यू बता सकते हैं उसका, ये आपका न्यूमेरिकल है समझो, ऐसा ले लिया अपन ने इसको। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे फोर्स कितना है पहले। तो फोर्स इज इक्वल्स टू G m1 m2, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है 50, m2 की वैल्यू कितनी है 10, और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर बोले तो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है कुछ 1.34, एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना, 10⁻⁻7 न्यूटन ये वैल्यू आती है। ये आता है फोर्स जो उन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो आपको अगर एक्सेलरेशन बोले हैं 50 kg वाले मास का, तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स अपॉन मास, है ना, 50 kg वाले का मास। तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स इज 1.34 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइड बाय 50 kg मास, है ना, 50 kg मास से आपने डिवाइड कर दिया उसको, तो एक्सेलरेशन आपको मिला, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 2.68 इंटू 10⁻⁻9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा उसका वैल्यू। एक बार में कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लिया जाए। ठीक है, अगर दूसरे का मास निकालो बोले होगे तो, अगर आपको होमवर्क में दे दिया जाए
कि दूसरे का मास भी निकाल लो बोल के, तो सॉरी एक्सेलरेशन निकाल लो बोल के, तो दूसरे का एक्सेलरेशन आएगा 10 kg इक्वल्स टू फोर्स अपॉन 10 kg, ठीक है ना। तो जो भी फोर्स होगा समझो, यानी कि 1.34 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 ऊपर अगर -1 हो गया तो ये हो जाएगा 1.34 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इस तरह से। बस, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि ये वाला कैसे निकालते हैं और ये वाला कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये कुछ निकालना आता है तो समझ लो आप इसके क्वेश्चंस को समझ रहे हो। और अभी तो हमारे समझने की शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे न्यूमेरिकल देखना बाकी है ना।